चलिए जी। अच्छा, आज एक और क्वालिटी एट्रीब्यूट को ज़रा डिस्कस करते हैं, दैट इज़ लाइबिलिटी। दो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं, एक परफॉर्मेंस और दूसरा हमने स्केलेबिलिटी। ठीक है, ये दो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, इस वीक का जो प्लान था वो ये था कि एक क्लास में हमारे पास ये जो रिलायबिलिटी का क्वालिटी एट्रीब्यूट है ये डिस्कस हो जाएगा। दूसरी क्लास में ये प्लान किया था कि एक किसी केस स्टडी को लेकर, ठीक है, कोई भी केस स्टडी को या कुछ ऐसे ऐसे हम उसको कर लें कि उसमें आपके पास आपको एक कंप्लीट पिक्चर या एक आप कह लो कि एक पाइपलाइन आपको मिल जाए कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे और आप एंड कहाँ पर करोगे। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे जब भी, तो उसमें ये करेंगे कि एक पाइपलाइन को डिस्कस करेंगे कि अगर एक हमारे पास एक केस स्टडी है, एक प्रॉब्लम है और या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास है, वी नीड टू आर्किटेक्ट, वी नीड टू डिज़ाइन आर्किटेक्चर। तो आप काम कैसे स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, तो उसमें हम फिर एक डिफरेंट आर्किटेक्चर और जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना वो सारा उसमें रिपीट हो जाएगा। लेट्स से जब हम ये डिस्कस करेंगे ना, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर टू सिस्टम आर्किटेक्चर, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हमारे पास लेट्स से पहले कुछ केस स्टडी है और उसका फिर हम कुछ एनालिसिस, तो देर से नहीं देखेंगे, जस्ट आपको गाइडलाइन दे दूंगा कि भाई ये एनालिसिस किया, अब उसका हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। हम कहेंगे लेट्स से पहला क्वालिटी एट्रीब्यूट है परफॉर्मेंस, उसको देखना है। परफॉर्मेंस को देख लिया, फिर हम कहेंगे लेट्स से अब स्केलेबिलिटी को देखनी है, उसको देख लिया, फिर हम कहते हैं कि लेट्स से अब सिक्योरिटी के लिए हम इसमें क्या करें। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्लस हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर के जब भी आर्किटेक्चर को हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं, व्यूज़ एंड व्यू पॉइंट्स। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि ये व्यूज़ क्या है और व्यू पॉइंट्स क्या है। तो अब आप देखो कि हम ये जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो वी आर फोकसिंग ऑन दीज व्यू पॉइंट्स। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास आर्किटेक्चर का एक व्यू है जिसमें आपको कुछ कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो अब उस व्यू को हम, लेट्स से अगर वो डेटाबेस की बात हो रही है तो अब डेटाबेस को आप परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव में, स्केलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में लेट्स से आप उसे देखते हो, दैट इज कॉल्ड व्यू पॉइंट। और ये सारी चीज़ें हमें आर्किटेक्चर में करनी पड़ती हैं। अगर ये चीज़ें हम कंसिडर नहीं कर रहे तो वी आर लैकिंग क्वालिटी, हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक और क्वालिटी एट्रीब्यूट को डिस्कस करते हैं, दैट इज अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि है आपके पास रिलायबिलिटी। अच्छा जी, रिलायबिलिटी के नाम से आपको क्या क्या आप इससे मतलब निकाल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में रिलायबिलिटी क्या होगी। रिलायबल, एक ने कह दिया रिलायबल। ठीक है, कोई और। इजी टू मॉडिफाई, तो इजी टू मॉडिफाई तो हमारे पास रिलायबिलिटी नहीं, वो हमारे पास मेंटेनेबिलिटी नहीं हो जाएगी। ठीक है, इजी टू मॉडिफाई यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दैट इज नॉट रिलेटेड टू रिलायबिलिटी, दैट इज रिलेटेड टू मेंटेनेबिलिटी। हाँ, क्या चीज। हाँ, अवेलेबिलिटी का एक अच्छा वर्ड यूज किया है। एक यहाँ पे सब मेंटेनेबिलिटी हम लिखते पहले। अच्छा, एक आपने अवेलेबिलिटी कहा और उससे पहले किसी ने क्या कहा था। हाँ, कितना ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, तो कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना रिलायबल है, ठीक है, इसको हमने मेजर करना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिलायबल होगा हम कहेंगे कि अगर ये सॉफ्टवेयर की जो रिलायबिलिटी है वो 90% है, 99% है, तो हमारा ट्रस्ट, हमारा कॉन्फिडेंस उस पर ज़्यादा होगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है आपका
जो फेल है वो नहीं होगा। ठीक है, अब हमने इस लेक्चर में पहले तो रिलायबिलिटी को समझना है, उसके बाद हमने ये देखना है कि हाउ डू वी मेजर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे, कैसे टेस्ट प्लान बेसिकली क्या होगा, कैसे टेस्ट करेंगे हम उसकी। टेस्ट को डिटेल से तो नहीं देखेंगे, जस्ट डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे हम रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम रिलायबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट वीक की जो सेकंड क्लास होगी उसमें हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होगा, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो वहां पे आपको ये बताया जाएगा या ये पढ़ाया जाएगा कि अब सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे करना है। ठीक है, तो वहां पे फिर आपको टेस्टिंग की फेज में ये आइडिया हो जाएगा कि अब टेस्ट परफॉर्मेंस करनी है, रिलायबिलिटी को टेस्ट करना है या कोई भी क्वालिटी एट्रीब्यूट को टेस्ट करना है, तो आप फिर उस क्वालिटी एट्रीब्यूट के हिसाब से आप टेस्ट उसका जनरेट कर सकते हो। परफॉर्मेंस के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, तीनों के लिए अगर टेस्ट केस को देखा जाए तो वो बेसिकली वर्कलोड ही होता है। ठीक है, इन तीनों के लिए ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मुझे रिलायबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए भी मुझे कुछ टेस्ट डेटा में कुछ वर्कलोड जनरेट करना पड़ेगा। खुद भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग टूल्स भी हम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए भी वर्कलोड और स्केलेबिलिटी के लिए भी वर्कलोड को इंक्रीज करना, कम करना, उससे हम स्केलेबिलिटी को मेजर करते हैं। अच्छा, पहले तो ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, रिलायबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, दैट इज के सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री ऑपरेशंस। बस इतना याद रख लें कि फेलियर फ्री ऑपरेशंस का नाम है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। हम तभी कहेंगे कि सॉफ्टवेयर हमारा रिलायबल है जब वो जितने ज़्यादा फेलियर फ्री ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इसको एक ग्राफ में अगर हम देख लें तो लेट्स से यहाँ पे हम रिलायबिलिटी को लेट्स से मैप कर लें यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम मैप कर लेते हैं फेलियर्स को। ठीक है, फेलियर 1, फेलियर 2। ठीक है, तो ये ग्राफ फिर कुछ इस तरीके से बनेगा कि जितने नंबर ऑफ फेलियर ज़्यादा आ रहे हैं तो ये रिलायबिलिटी का ग्राफ आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्यों कम होगा कि जितने ज़्यादा फॉल्ट्स है, जितने ज़्यादा फेलियर्स आ रहे हैं, या वो फेलियर्स किसी भी तरह से हो सकते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, तो ये रिलायबिलिटी का ग्राफ आपका क्या होगा, ये डिक्लाइन की तरफ जाएगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे अगर वैल्यू एक फेलियर है तो वैल्यू लेट्स से हम कहते हैं कि अगर एक फेलियर की वजह से वैल्यू, रिलायबिलिटी की वैल्यू लेट्स से 99 है, तो फेलियर ज़्यादा होंगे तो उसकी रिलायबिलिटी इफेक्ट होगी, तो 99 से लेट्स से हम कहते हैं 80% हमने कॉन्फिडेंस अचीव किया। ठीक है, ये तो एक जनरल सी डिस्कशन हो गई अबाउट रिलायबिलिटी के। फेलियर फ्री ऑपरेशंस को हमने देखना है एक स्पेसिफाइड टाइम में। ठीक है, वो स्पेसिफाइड टाइम क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, फेलियर्स किस तरीके के या किस तरह के हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। आपके नज़दीक सॉफ्टवेयर में, या पूरे सिस्टम को कंसिडर करो, सॉफ्टवेयर की बजाय पूरे सिस्टम को कंसिडर करो जिसमें हार्डवेयर भी आपके पास आ जाए, तो फेलियर क्या क्या हो सकते हैं इन जनरल। पूरे सिस्टम को कंसिडर करें तो आपके पास जो फेलियर है वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या चीज़। हाँ, एक स्टेप वन बाय वन हर कोई सोचे और बताए। अब उस्मान ने बताया, क्या बताया कि रिक्वेस्ट रेट जो है वो, हाँ, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाए, रिक्वेस्ट टाइम के रिस्पांस करने का टाइम, हाँ, रिस्पांस टाइम जो है वो जो है आउट हो जाए। लेट से इसको 1 सेकंड में रिस्पांस करना था, नहीं किया। ठीक है, तो
हाँ, क्रैश पे आते हैं, वन बाय वन आते हैं। पहले इस रिस्पॉन्स को देखते हैं, रिलायबिलिटी के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो ये है रिस्पॉन्स कि अगर सॉफ्टवेयर आपका आपको एक स्पेसिफाइड टाइम में रिस्पॉन्स नहीं देता, तब भी उसकी रिलायबिलिटी जो है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। हमारा कॉन्फिडेंस उस पर कम होगा, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा एक खास टाइम पे, हम कह रहे हैं कि भाई सही काम नहीं कर रहा, या कुछ भी हम अजम्पशन करते हैं कि भाई ये मसला है, तो वो उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी। नंबर वन पॉइंट ये। तो रिस्पॉन्स या परफॉर्मेंस इज आल्सो समहाउ रिलेटेड विद रिलायबिलिटी। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट कोई और बता दे, किसी के माइंड में आया। वायरस की वजह से कहा, हाँ आपने कहा लेट्स से वायरस, तो वायरस की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी ये तो देखो ना पहले। हाँ, लेट्स से इन्होंने कहा कि वायरस आ गया और हमारा जो कोड है वो सारा गड़बड़ हो गया, ये हो सकता है। इसकी वजह से भी आपके सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी अफेक्ट होगी। और कोई तीसरा पॉइंट? बहुत से यार, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, नेटवर्क फेलियर हो सकता है, डिस्क में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या चीज? हाँ, सिंगल पॉइंट फेलियर वो हो सकता है, उस पर भी हम आएंगे भी, बहुत से फेलियर है। तो अब आपका काम क्या है एज अ इंजीनियर या एज अ आर्किटेक्ट, आप वो सारे केसेस जो है ना, यू हैव टू थिंक अबाउट दोज केसेस। आपने उन सारे केसेस को सोचना है, ठीक है। वही अगेन हम जाते हैं व्यूज एंड व्यू पॉइंट्स पे, कि आपके पास आपको एक आर्किटेक्चर का व्यू नजर आया, आपने उसका व्यू पॉइंट देखना है। तो व्यू पॉइंट का मतलब ये है कि आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो। क्रिटिकल एनालिसिस से मतलब कि अब आप सोच रहे हो कि ये जो आर्किटेक्चर, लेट से ये आपके पास एक आर्किटेक्चर है, कोई भी आर्किटेक्चर है, अब आप उसको इस तरह से सोच रहे हो कि अगर जैसे पॉइंट वन उसने रेस किया, रिस्पॉन्स टाइम आउट हो गया। पॉइंट टू, अगर वायरस आ गया, ठीक है। तो ये जितने अगर है ना, जितनी इफ कंडीशंस, इफ कि अगर ये आ गया, अगर हार्डवेयर फेल हो गया, अगर नेटवर्क फेल हो गया, अगर डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, अगर मेमोरी से रीड करने में कोई प्रॉब्लम आ गया, देन व्हाट। तो ये जितने पॉइंट्स भी आप सोच रहे हो ना, जब आप इसको टैकल करोगे, तो इट्स मीन दैट यू आर कॉपिंग विद रिलायबिलिटी। आप रिलायबिलिटी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो रिलायबिलिटी की डिक्लाइन की वजह बहुत सी हो सकती है। अच्छा, लाइबिलिटी की डिक्लाइन की वजह बहुत सी हो सकती है, इसी तरह परफॉर्मेंस की डिक्लाइन की वजह भी बहुत सी हो सकती है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज फेलियर्स। आप एज्यूम करोगे कि अगर ये फेलियर मेरे पास आ जाए, देन व्हाट वुड बी माय स्ट्रेटेजी, या मेरा आर्किटेक्चर कैसे बिहेव करेगा। अगर ये फेलियर नंबर 3 आ गया, तब मेरा आर्किटेक्चर कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर फेलियर नंबर 4 आ गया, तब मेरा आर्किटेक्चर इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब तक आप डिफरेंट व्यूज एंड व्यू पॉइंट्स के थ्रू नहीं देखते अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को, अपने आर्किटेक्चर के डिजाइन को, तो आपके सॉफ्टवेयर में क्वालिटी नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये व्यू या व्यू पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस इसीलिए है, ये इसीलिए कहा गया है कि आप उसको डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो, तो आपको नजर आएंगे डिफरेंट, आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी कि क्या ये फीचर्स मेरे सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, डायरेक्ट फेलियर्स पे जाते हैं, ठीक है। फेलियर्स क्या है? आपका नेटवर्क है, लेट से ये फेल हो गया। आपका लोड बैलेंसर है, लेट से ये फेल हो गया, ठीक है। सीपीयू, डिस्क, मेमोरी, ठीक है। ये हार्डवेयर और नेटवर्क रिलेटेड फेलियर्स ये आपके पास हो गए। सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर फेलियर जो आपके जो प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो रिलेटेड। अब सॉफ्टवेयर में मसला जैसे इसने कहा वायरस आ गया और सॉफ्टवेयर का आपके पास लेट से कंपोनेंट वन का कोड ही लेट से चेंज हो गया, तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो उसके लिए आपने सोचना है कि अगर वायरस से प्रोटेक्ट कैसे करना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर से निकले तो डिजास्टर, ये भी एक काज हो सकता है, ठीक है। डिजास्टर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। डिजास्टर मीन्स लाइक
अर्थक्वेक्स अगर आ गए या कोई फ्लड की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, एक बड़ा सिस्टम, तो तब क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कंसिडर करना होता है, ठीक है। ये सारे फीचर्स आपको, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, कंसिडर करनी है। जब इन सारी चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हो, इट्स मीन के आप रिलायबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। इन सब चीज़ों पे जब आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, कि आप जब कहते हो कि अगर डिजास्टर आ भी गया, ठीक है, मेरा सारा सिस्टम लेट से डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप कहते हैं कि भाई मेरे पास दूसरा प्लान है, मेरा ये डेटा सेंटर था, ये किसी और जगह पे भी मैं वहां से इसको रिकवर कर लूंगा। अगर एक आपके पास हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, या अज्यूमिंग की प्रॉब्लम आ गया, तो आप कहेंगे कोई इशू नहीं, दूसरी हार्ड डिस्क हमारे पास रेडी है। आपके पास लेट से एक सर्वर डाउन हो गया, तो हम कहेंगे भाई जब जो ही ये सर्वर डाउन होगा, जितना जो ट्रैफिक है दूसरे सर्वर पर भेज जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, और हम अज्यूम करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हमें आएंगी। अब ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उसके साथ कैसे टैकल करते हैं, ये आपका काम है। और इस तरह आपके सॉफ्टवेयर में या आपके सिस्टम में रिलायबिलिटी आती है, आपको इस तरीके से सोचना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, या उसको हम नाम दे दें रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग का, तो उसमें फिर हम ये देखते हैं अवेलेबिलिटी, दूसरी चीज हम देखते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। अब यहाँ पे प्रीवियसली हमने जितनी पॉइंट्स डिस्कस किए उनका ताल्लुक रिलायबिलिटी के साथ था। इसी तरह आपको जब हमें सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को अब मेजर करना है, ठीक है, अब हम कैसे अपना कॉन्फिडेंस बनाएं कि हाँ ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये रिलायबल है कि नहीं। तो देखिए, हम आर्किटेक्चर लेवल पे सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम डिफरेंट कुछ प्लान करें आर्किटेक्चर में, लेट से कुछ कंपोनेंट्स ऐड करें, कम करें, जिससे हम मेक श्योर कर सके कि हाँ भाई ये जो डिज़ाइन हमने किया है ये रिलायबल है कि नहीं, ठीक है। अब मैयर कैसे करें कि ये कितना रिलायबल है। तो मैयर का फेज जो है वो आपके पास तभी आता है जब आपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के बाद उसका कोड कर लिया। कोड के बाद अब आपने जब टेस्टिंग की फेज पे जाना है, तो टेस्टिंग की फेज में जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की सेकंड क्लास से जाएंगे, तो कोड के बाद जब आप टेस्टिंग की फेज में जाओगे, तो टेस्टिंग की फेज में आप क्या करोगे, टेस्टिंग की फेज में आप सबसे पहले क्या टेस्ट करोगे। अभी टेस्टिंग का इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन बेसिक बता रहा हूँ कि अभी हम रिलायबिलिटी पढ़े हैं तो आपको आइडिया हो कि रिलायबिलिटी को अब मेजर कैसे करना है। तो जब आप टेस्टिंग की फेज में जाओगे, तो पहले आप अपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को उठाओगे, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट सबको पता है। अब आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट नंबर 1 उठाई, उसको आपने टेस्ट किया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट नंबर 2 उठाई, उसको आपने टेस्ट किया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट नंबर 3 इसी तरह आपने इसको टेस्ट किया। आपने कहा भाई फंक्शनैलिटी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जब आपके पास आपने उसको देख लिया, अब आप जाओगे कहाँ पर, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाओगे तो आपको क्या यहाँ पे लिखा नजर आएगा, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी। अब आप एक एक क्वालिटी एट्रीब्यूट को उठाओगे, और अब फिर आप उसको टेस्ट करोगे। जब जो भी आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में जितना भी कुछ लिख दिया, ये सारे टेस्ट केसेस जब आपके पास होंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर को रिलीज किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कस्टमर को ऐसे नहीं दिया जाता, ये सारे फेजेस से गुजार के, ये टेस्ट करके सॉफ्टवेयर उसको दिया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं लेट्स से रिलायबिलिटी की। तो रिलायबिलिटी को हमें अगर टेस्ट करना हो, तो हम उसको टेस्ट किस तरीके से करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि हम उसकी पहले अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम में हम अगर इतना वर्कलोड डाल दें, तो कितनी रिक्वेस्ट को ये फुलफिल कर रहा है और कितनी रिक्वेस्ट को ये लेट से डिस्कार्ड कर रहा है। अब वो डिस्कार्ड करने के रीजंस बहुत से हो सकते हैं। तो अगर लेट से इसको हम अवेलेबिलिटी को हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। इसका ये आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है अवेलेबिलिटी का, वो ये है कि इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम वर्किंग करेक्टली। तो हम एक टाइम लेट से, अब देखो वन डे, एक डे में जो 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स को पूरे सिस्टम को टेस्ट करना, दैट इज समथिंग डिफिकल्ट,
तो हम 1 2 3 घंटे के लिए हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि लेट्स से हमने एक टाइम सेट किया 3 आवर्स का, ठीक है, 3 आवर्स का, कि 3 आवर्स के लिए इस सिस्टम को एक्टिव रखो और इन 3 आवर्स के लिए आप क्या करो, आप डिफरेंट तरह का डेटा जनरेट करो या वर्कलोड उस पर डालो। ठीक है, लेट्स से आपके पास सिस्टम में आपके पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी ना, आपका सिस्टम कोई काम कर रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि लेट्स से वेब पे एक आपका पेज है जिसमें आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है। अब इस पेज को लेट्स से टेस्ट करना है, हम इसकी रिलायबिलिटी को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब तो इस पे लेट्स से ये फॉर्म ऐसा है कि डिफरेंट यूजर्स आते हैं, कुछ क्यूरीज करते हैं या इसको यूज कर रिजल्ट देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो अब इसकी रिलायबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वर्कलोड डेटा जनरेट करेंगे जो आपके पास रैंडमली डिफरेंट वैल्यूज को जनरेट करेगा, और वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो इस फील्ड्स को फिलअप करेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको सबमिट करेगा। अच्छा, अब इस प्रोसेस को लेट से हम रिपीट करेंगे फॉर 3 आवर्स, और कोई लिमिट होगी कि 3 आवर्स तो हमने 3 आवर्स में तो उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, लेकिन लिमिट ये होगी कि कितनी रिक्वेस्ट या कितना डेटा, यहाँ पे हम एक टाइम सेट करेंगे कि लेट से 1 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट को भेजना है, ठीक है। अब ये आपने लाइब्रेरी जब रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी तो कुछ मेंशन किया होगा कि भाई कुछ कुछ एनालिसिस किया होगा कि हमारे पास मैक्सिमम जो नंबर ऑफ यूजर्स है वो उनका वो कितने उनका नंबर ऑफ उनका जो नंबर है वो कितना इंक्रीज करता है, कितने रिक्वेस्ट हमें पॉसिबल आ सकती है, तो उसके हिसाब से आपने कोई डिजाइन स्ट्रेटजी की होगी, ठीक है। अब उस टाइम को देखोगे और वो टाइम और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट वो आपने देखी और वो आपने डेटा जनरेट किया, और अब आप 3 आवर्स के लिए सिस्टम को छोड़ दोगे कि ये प्रोसेस होता जाए और सारा काम चले। उसके बाद 3 आवर्स के बाद आप ये देखोगे कि जो हमने लेट से 100 रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है, या 1000 रिक्वेस्ट हमने लेट से भेजी थी, उन 1000 रिक्वेस्ट में अगर इस यहाँ पर आ जाए, इस फार्मूले को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये टाइम के हिसाब से इस रिक्वेस्ट को देखें, सक्सेसफुल रिक्वेस्ट डिवाइड बाय टोटल रिक्वेस्ट। तो 10,000 में से लेट से अगर 10,000 में से हमने देखा कि 3 आवर्स में जो हमने 10,000 रिक्वेस्ट भेजी और उन 10,000 रिक्वेस्ट में से 9,000 रिक्वेस्ट जो हैं वो आपके पास, सॉरी 9 इधर कर लें और 10 यहाँ पे चूंकि टोटल है, ठीक है। तो 9,000 डिवाइड बाय 10,000, इससे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ये जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ योर सिस्टम। बात समझ आ रही है? टोटल रिक्वेस्ट 10,000 थी, ठीक है, सक्सेसफुली कितनी एग्जीक्यूट हो गई, 9,000, ठीक है, नॉट 19, 9,000। तो ये 9 10 कर ले, तो 9 10 9 को 10 पे डिवाइड करें तो कुछ 9 पॉइंट समथिंग इस तरह की कोई वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जितना भी आपको मिल रहा है ना, दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ योर सिस्टम। अब आप ये देखोगे लेट से आपके पास आया 95% एक रिजल्ट आया आपके पास, ठीक है, आफ्टर टेस्टिंग। तो अब ये आपका काम डिसाइड करना, अब आप देखोगे क्या ये 95% रिलायबिलिटी आपके केस में एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ठीक है। लेट्स से कुछ ऐसे सिस्टम है, ठीक है, कुछ ऐसे सिस्टम है, लेट्स से ये वो है एक जस्ट फॉर्म फिल करना है, तो हम कहते हैं 100 यूजर्स में से अगर 5 यूजर्स अफेक्ट हो रहे हैं तो इतना बुरा इंप्रेशन नहीं जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम का कि भाई ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। लेकिन अगर रिलायबिलिटी आपके पास आती है 50%, ठीक है, तो 50% का क्या मतलब है, 50% का मतलब ये है कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी, लेट से हमारे जितने यूजर्स है, आधे यूजर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, आधे यूजर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर रहा, तो ये आपके सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर पे फिर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। आप देख लो, आप ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर यूज करते हो, लेट से फेसबुक, इसकी रिलायबिलिटी को आप कैसे रेट करोगे, रिलायबल है कि नहीं, रिलायबल है तभी दुनिया इसको यूज कर रही है। अगर इसकी रिलायबिलिटी ना होती तो इसको हम यूज ना कर रहे होते, हम देखते यार फेसबुक से तो अच्छा ये है, ठीक है। इसी तरह व्हाट्सएप है, रिलायबल है तभी हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अब ये रिलायबल तो यूजर्स हम बता रहे हैं ना,
एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट उस कंपनी ने भी इस रिलायबिलिटी को इंश्योर करना होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर आगे जाके मिलियंस के यूजर्स ने यूज करना है, तो रिलीज करने से पहले आपने उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना है, उसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करना है, उसकी स्केलेबिलिटी को टेस्ट करना है, आपने उसकी परफॉर्मेंस को आपने टेस्ट करना है। तो जब वो इन सारे जितने भी आपके पास चेक्स है इससे पास होता है, ये सारे टेस्ट केसेस से पास होता है, तब जाके हम सॉफ्टवेयर को रिलीज कर रहे हैं। तो अभी जो आपसे असाइनमेंट नंबर 1 आपको दी है और जो 2 दी है, उसमें आपसे क्या बनवाया जा रहा है? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। आर्किटेक्चर को हमने पढ़ लिया, डिफरेंट टैक्टिक्स पढ़ लिए। इसके बाद आपसे जो असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो ये सोचा है कि अब आपसे एक डॉक्यूमेंट बनवाया जाएगा, टेस्ट डॉक्यूमेंट। अभी तो एक दिए ना, अभी तो टेस्टिंग पड़ी भी नहीं, टेस्टिंग आगे शुरू होगी। फिर आपसे एक डॉक्यूमेंट बनवाऊंगा, टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट, जिसमें आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में तो आपने सारा लिखा कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स है। टेस्ट डॉक्यूमेंट में आप अपना प्लान लिखते हो कि हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करेंगे, क्या क्या टेस्ट केसेस आपने जनरेट किए, वो हम उस वक्त चल के उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये बात हम ये कर रहे थे कि रिलायबिलिटी को मेजर करने का एक तरीका ये है कि आप ये देखो, आप उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करो कि कितना अवेलेबल है। जितना वो अवेलेबल है, तो इससे हमें ये इम्पैक्ट जा रहा है कि अगर 3 आवर्स में से 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स तक सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो हम कहेंगे भाई हाँ, हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया है जो वो है वो ठीक चल रहा है। अब वो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसको फिर आइडेंटिफाई करो, ठीक है। कैसे करोगे? लेट्स से अगर कोई सर्विस लेट्स से फुलफिल नहीं हुई या कोई रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई, तो उस वक्त आपके सिस्टम की क्या स्टेट थी, ठीक है। प्रोसेसर उसको टाइम नहीं दे सका, या कोई फेलियर आ गया, क्या मसला आया था, क्यों नहीं हुआ, तो वो सारी हम वो अभी देखते हैं कि वो मॉनिटरिंग भी कैसे होती है, उसको भी हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो हम ये करेंगे टेस्टिंग की फेज में, पहले थ्योरेटिकली टेस्ट केसेस लिखना देखेंगे, ठीक है। वो टेस्ट केसेस जब आप कर लोगे, उसके बाद हम एक टूल यूज करेंगे, जे यूनिट। उसमें हम जो हमारा कोड है ना उसको टेस्ट करेंगे, कोड को। अब ये परफॉर्मेंस को टेस्ट करना और स्केलेबिलिटी और इस चीज़ों को टेस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव अ सिस्टम। आपको सिस्टम चाहिए और फिर आप उसके लिए डेटा जनरेट करो, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, अगर वो हो गया तो वो भी कोई कोई वेब एप्लीकेशन हो, ठीक है, तो हमारे पास अपाची जेमीटर, सिलिनियम ये है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हो, जस्ट डेटा जनरेट करो, वो भी देख सकते हो। तो उसके अभी मैं नहीं कह सकता कि वो हम करेंगे क्योंकि और भी बहुत चीज़ें, लेकिन जे यूनिट को यूज़ करेंगे। कोड की टेस्टिंग आसान है, क्योंकि कोड की टेस्टिंग का मकसद ये है कि लेट से कोड लिखा, अब इसको लेट से टेस्ट करें। लेकिन वो किसमें नहीं, वो जे यूनिट जो है वो जावा का वो है, प्लगइन कह लो आप, तो वो उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। पाइथन के भी अपने इस तरह से आपको यूनिट टेस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, फ्लेक्स के लिए तो नहीं, लेकिन ये है कि हम वैसे ही अपना कोई वेब पेज बना लें, हाँ, तो उसके लिए फिर आप उसके लिए टेस्ट केस वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए चलिए देख लेंगे, उसको देख लेंगे। लेकिन अच्छा, टेस्टिंग की अगर देखें बात करें तो टेस्टिंग की अपनी एक दुनिया है, ठीक है। और इस पे टेस्टिंग तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फेज है ना पूरा, उस पे तो बहुत एक कोर्स हो सकता है। आप सिर्फ ये देखो कि ये जो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी है ना, इस पे भी एक कंप्लीट कोर्स हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस है ना, इस पे भी एक कंप्लीट कोर्स हो सकता है। इतनी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा इसमें रिसर्च वगैरह हुई है, तो सारा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमें हमारे पास ना इस कोर्स का नाम सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम हर फेज से बस थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा से बल्कि ज़्यादा ही करके हम इस फेज से गुजरते हैं। तो अब जे यूनिट भी कर लो, ठीक है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना और कोड को टेस्ट करना वो रिलेटिवली थोड़ा ईजी होता है। और ये जो टेस्टिंग है परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी, के लिए हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब स्केलेबिलिटी को चेक करने के लिए आपको नंबर ऑफ लेट्स से लोड कम ज़्यादा करना है, फिर आपको कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ मशीन्स भी चाहिए होगी ना, तो वो इन्वायरमेंट को क्रिएट करना वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो पॉसिबल इतना नहीं होता। अच्छा, अवेलेबिलिटी के लिए आप सबसे पहले देखोगे अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी को आपने देख लिया, उसके बाद
जो आपके पास दूसरा पॉइंट है या दूसरा जो फीचर है, हम देखेंगे फॉल्ट टॉलरेंस। अब जरा पहले समझते हैं कि ये फॉल्ट, प्लीज बातें नहीं करें, फॉल्ट टॉलरेंस को जरा समझते हैं कि ये फॉल्ट टॉलरेंस है क्या चीज। ठीक है, नाम से आपको लग रहा है कि फॉल्ट को टॉलरेट करना। ठीक है, अब फॉल्ट को टॉलरेट करने से मतलब क्या है? इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप प्रोग्रामिंग में आप लेट से एक्सेप्शन पढ़ते हो जब, ठीक है, एक्सेप्शन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहला बेसिक प्रोग्राम जो करवाया जाता है एक्सेप्शन को समझाने के लिए, तो वो डिवाइड बाय जीरो वाला एरर आपको समझाया जाता है। ठीक है, कि ए है और ए डिवाइड बाय बी, तो अभी तो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर ए डिवाइड बी पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन रन टाइम पे अगर ये बी की वैल्यू आपके पास जीरो आ जाए तो फिर क्या होता है? ठीक है, जीरो आया तो आपके सॉफ्टवेयर के साथ क्या होता है, उस प्रोग्राम के साथ क्या होता है? क्रैश हो जाता है। ठीक है, इसी इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि वो आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कि अगर कोई इस तरह का या किसी भी तरह का फॉल्ट आए, फॉल्ट आए तो वो क्रैश ना करे, ठीक है, बल्कि उसको टॉलरेट करे, उसको किसी तरीके से हैंडल करे। क्योंकि जब लेट से डिवाइड बाय जीरो वाला एरर जब आपने लेट से प्रोग्राम लिखा और वो क्रैश हो जाता है, तो हम कहते हैं यार ये क्या सॉफ्टवेयर, कुछ बताया ही नहीं और क्रैश हो गया। उसके अल्टरनेटिव पे आप क्या करते हो, एक्सेप्शन हैंडल करते हो और सिंपल एक मैसेज आता है कि डिवीजन या डिवीजन बाय जीरो एरर, या जीरो पे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये आप कह रहे हो। तो ये जो मैसेज दे रहे हो दैट इज प्रीटी गुड, ये ज्यादा अच्छा बजाय इसके कि वो यूजर को कुछ बताए ना और सिस्टम आपका कैश हो जाए। तो इसको आप ऐसे समझो, एक और एग्जांपल से कि लेट से आपके पास एटीएम है और एटीएम में आपने कार्ड इंसर्ट किया और आप कुछ विड्रॉ करना चाह रहे हो, तो अब एटीएम में कोई प्रॉब्लम आ गया। तो एटीएम में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया और उस वक्त आपका एटीएम ऐसी स्टेट में चला जाए, ये डिवाइड बाय जीरो स्टेट में, कि उसे पता ही ना चले कि मैं क्या करूं, तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम आपका स्टक हो जाएगा, आपका जो कार्ड है वो भी उसी में कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम पे फिर कौन रिलाई करेगा, ऐसे सिस्टम पे कौन ट्रस्ट करेगा? ठीक है, तो हम चाहते हैं प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम आए, एटलीस्ट आप उस फॉल्ट को, उस प्रॉब्लम को टॉलरेट तो कर सको। टॉलरेट करने से क्या होगा कि अगर प्रॉब्लम आए तो वो देखे कि भाई प्रॉब्लम पहले तो क्या है, पहले तो ये देखे प्रॉब्लम क्या है। अगर दूसरी मशीन है उस पर ट्रांसफर कर सकता है, ठीक, नहीं तो एटलीस्ट वो कार्ड जो है वो एजेक्ट हो जाए और एक स्क्रीन पे से मैसेज आ जाए कि प्लीज ट्राई अगेन लेटर, या कुछ भी इस तरह से। ठीक है, हाँ, आउट ऑफ सर्विस या कुछ भी। अब ऐसा ना हो कि आपके सिस्टम को पता ही ना चले ये प्रॉब्लम आ गया, और वो उसको जब कुछ पता नहीं चलेगा वो आपका क्या होगा, सिस्टम क्रैश होगा। जैसे डिवीजन बाय जीरो पे हमने कंप्यूटर को समझाया ही नहीं, हमने कंप्यूटर को समझाया ही नहीं, ठीक है, कि अगर जीरो पे एरर आ जाए, जीरो पे डिवाइड करना हो तो तुमने क्या करना है। तो जब उसे एक चीज हमने बताई नहीं, तो जब उसे कुछ समझ नहीं आ रही, वो स्टक हो गया, तो वो आपका प्रोग्राम क्रैश होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये क्रैश ना हो, और फॉल्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, हार्ड डिस्क पे मैं नहीं कह सकता कि, या आप नहीं कह सकते कि भाई हार्ड डिस्क खराब नहीं हो सकती, किसी भी, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किसी भी वक्त खराब हो सकती है, नेटवर्क किसी भी वक्त डाउन हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स किसी भी वक्त भी आ सकती है, तो हम वी आर एज्यूमिंग कि प्रॉब्लम्स आएंगी। अब उस प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, तो यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस का मकसद ये है कि फॉल्ट को टॉलरेट कर सके। तो अगेन, अभी आप जाओ तो हमने रिलायबिलिटी के लिए डिफरेंट केसेस देखे कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हमने ये करना है एज अ डिजाइनर या आर्किटेक्ट कि अब अगर ये प्रॉब्लम नंबर वन आ गई तो हाउ आवर सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव। अगर प्रॉब्लम नंबर टू आ गई, देन हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस प्रॉब्लम। जब आप इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारे फॉल्ट्स को लेट से आइडेंटिफाई करके, जब आइडेंटिफाई कर लेते हो, इट्स मीन्स कि आइडेंटिफाई करने के बाद आप डेफिनेटली कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी या कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि अगर ये फॉल्ट आ गए तो आपने उसके लिए एक प्लान रेडी किया होगा, और वो प्लान ऐसा होगा लेट से वो आपके आर्किटेक्चर और आपके कोड में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो ये करेंगे, ये प्रॉब्लम आई तो ये करेंगे। तो इस टैक्टिक से या इन मेजर से आपके सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो क्या करना है,
एक आप जब मेजर करोगे तो आप देखोगे कि कितनी उसकी अवेलेबिलिटी है, उसका डाउन टाइम कितना है। हम चाहेंगे कि डाउन टाइम कम से कम हो। दूसरा आप देखोगे कि डिफरेंट तरह के अगर फॉल्ट्स आ गए, ठीक है, तो उसको कैसे टॉलरेट करेंगे। उन फॉल्ट्स की वजह से अवेलेबिलिटी पे भी फर्क होगा, और वो फॉल्ट्स जो हैं आप उसको कैसे टैकल करोगे, ठीक है। ये तो हो गया फॉल्ट टॉलरेंस। अच्छा, अभी हम जरा जाते हैं कि फॉल्ट टॉलरेंस या फॉल्ट टॉलरेंट का अगर डिज़ाइन देखें, डिज़ाइन मतलब कि फॉल्ट टॉलरेंस से कैसे डील किया जाए, उसके लिए क्या करेंगे। तो रिलायबिलिटी में जो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे, जो आप जहाँ से भी पढ़ो आपको जो सबसे पहली चीज़ नज़र आएगी ना, वो आपके वो ये डुप्लीकेशन, ये रिडंडेंसी नज़र आएगी। इसके बगैर और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। रिडंडेंसी के बगैर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है? लेट्स से हार्ड डिस्क सर्वर 1 फेल हो गया, क्या करेंगे? डेफिनेटली सर्वर 2 पे ही जाएंगे। तो रिडंडेंसी के विदाउट रिडंडेंसी वी हैव नो अदर ऑप्शन कि हम क्या करें। तो रिडंडेंसी को पहले देख लेते हैं। दूसरा फिर ये है कि आपको फॉल्ट को डिटेक्ट करना है, ठीक है, और तीसरा जो है रिकवरी, ठीक है। तो बारी बारी इनको देखते हैं, रिकवरी को तो नहीं, लेकिन रिडंडेंसी और फॉल्ट डिटेक्शन को जरा हम देखते हैं। अच्छा जी, रिडंडेंसी मीन्स सिंपली रेप्लिकेशंस, ठीक है। रेप्लिकेशन से आपको इस पिक्चर में भी क्लियरली समझ आ रही है कि व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि आपने एक अल्टरनेटिव रखा होगा। वो अल्टरनेटिव ऐसे होगा कि सर्वर 1 अगर लेट से आपके पास डाउन होता है, तो आप सर्वर 2 पे जाओगे, ठीक है। इसके इसके बगैर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है रिडेंडेंसी के लिए। रिडेंडेंसी आप करोगे तभी आपके सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। अब वो वर्स्ट केस है, वो इंतहाई वर्स्ट केस है कि हम कहें, अक्सर पूछता है कि भाई अगर ये सारे सिस्टम डाउन हो गए फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो वो उस इस केस की रिलायबिलिटी इटसेल्फ बहुत कम है कि वो फिर एक नेचुरल सा डिजास्टर होगा कि एट द सेम टाइम सर्वर जो उधर भी है, लेट्स एक कंट्री में, एक दूसरा कंट्री में, तीसरे कंट्री में, सारे एट द सेम टाइम ही डाउन हो गए, ठीक है। तो दैट इज वर्स्ट केस, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। अच्छा, रिडेंडेंसी के लिए फिर डिफरेंट अप्रोचेस हैं। अप्रोचेस इस तरह से हैं कि कुछ इसको फॉलो करते हैं, दोनों सिस्टम को एक्टिव रखो, 50% लोड एक हैंडल करेगा, 50% लोड दूसरा हैंडल करेगा, ये भी ठीक है। दूसरी अप्रोच ये है कि वो कहते हैं कि नहीं, एक सिस्टम है वही 100% लोड को देख रहा है, जब इस सिस्टम में प्रॉब्लम आए तब हम दूसरे सिस्टम को ठीक करेंगे। तो ये दोनों ठीक है, अब डिपेंड करता है कि क्या मर्जी और क्या वो सोच के इन दोनों में से जो भी कर रहे हैं, ठीक है। ये साथ इसकी पिक्चर प्लेन की इसलिए दी गई है, प्लेन की कि इसकी दो इंजन होते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए एक चलता है, कुछ टाइम के लिए दूसरा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लेयर, यहाँ पे जो आपको ये प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, ये ऐसे हैं कि लेट्स से एक प्लेयर हो रहा है सब्स्टिट्यूट जो है, तो उसका हमने वो दूसरा वो किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पिक्चर जो ऐड करने का मकसद ये था कि ये तो खैर इसको अजीब सा ये केस है, वो ये है कि एक सिस्टम दूसरा एक्टिव भी नहीं है। जब ये एक डाउन हो गया, फिर हम देखेंगे हमने कहीं बैकअप लिया होगा, फिर उस बैकअप को दूसरे सिस्टम पे हम डालेंगे, और ये चीज़ तो रियल टाइम के लिए आजकल के मॉडर्न डे में पॉसिबल नहीं है। तो इसको स्किप करो और इन दोनों को आप लोग देख लो, इन दोनों पे हम क्या करते हैं। अच्छा, अब करना ये है कि जब भी आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन करोगे, तो डिज़ाइन करने के बाद आपने सबसे पहले इस चीज़ को कंसिडर करना है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। या कोई आपको अपना आर्किटेक्चर दिखाता है और आपसे कहता है कि यू हैव टू रिव्यू दिस, कि आपने इसको रिव्यू करना है। तो आप उसको जब रिव्यू करोगे तो उसके आर्किटेक्चर में आप सबसे पहली चीज़ ये फाइंड आउट करोगे, अगर आपसे कहता है कि इसकी रिलायबिलिटी देखो, रिलायबिलिटी, तो आप उसमें वो कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की तरफ हम ले जाते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में लेट्स से 10 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन वो एक कंपोनेंट ऐसा क्रिटिकल है कि अगर वो फेल हो गया तो बाकी 9 कंपोनेंट एक्टिव भी रहे तो सिस्टम आपका काम नहीं करेगा, फायदा नहीं होगा। इसको आप समझते हैं कैसे, देखें, ये आपको लेट्स से ये डिफरेंट आपको डेटाबेसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, सेंट्रलाइज सिस्टम।
ठीक है, जहाँ पे भी सेंट्रलाइजेशन आती है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक पॉइंट में सेंट्रलाइजेशन है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये या मोबाइल ऐप या वेब ब्राउजर के थ्रू, लेट से वेब एप्लीकेशन है, और वेब एप्लीकेशन की आपकी रिक्वेस्ट यहाँ ब्राउजर से लेके जानिए कहाँ तक, इस डेटाबेस तक जाएगी। ठीक है, मींस आपकी जहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय है वहाँ पे, और एप्लीकेशन को अगर डेटाबेस चाहिए वो वहाँ तक जाएगा। अब ये सारी रिक्वेस्ट जा रही है इस गेटवे से। जरा इसको देखो, गेटवे का पता है, गेटवे का पता है, पता होना चाहिए, अगर नेटवर्क पढ़ा है तो गेटवे का आपको पता होगा। ठीक है, गेटवे कह लो या इसको राउटर कह लो, कि मतलब वो राउटर डिसाइड करता है एक रूट, कि भाई किस रूट से ये पैकेट्स भेजने हैं। ठीक है, राउटिंग टेबल और सारी चीजें उसमें होती है। अब आप ये देखो, इस इस डिजाइन में, इस आर्किटेक्चर में, ये हमारा जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये क्या, ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर इस गेटवे में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेट्स से इस गेटवे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारे जो डेटा है या जो हमारी पैकेट्स है, जो रिक्वेस्ट है, वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अब बाकी सारा सिस्टम बिल्कुल 100% ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस एक प्रॉब्लम की वजह से आपका पूरा सिस्टम क्या है, एक तरह से डाउन है। डाउन मीन्स कि यूजर की रिक्वेस्ट तो फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्योंकि इन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स की वजह से आपके पूरा सिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है। क्लियर है? अच्छा, अब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के लिए करें क्या, तो फिर अगेन, चाहे वो स्टेटलेस है, स्टेटफुल है, जो भी है, तो आपने क्या करना है उसके लिए, डुप्लीकेशन, रिडंडेंसी। ठीक है, मैंने अगेन कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सॉफ्टवेयर को रिलायबल बनाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन ये है कि आप रिडंडेंसी, रिडंडेंट उसी का सेम आप कह लो कॉपी। तो आप देखो, यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी तो अचीव होगी, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी आपके पास अगर आप देखो, तो परफॉर्मेंस को भी ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा दो सिस्टम से, अगर हम आधी आधी रिक्वेस्ट भी भेज दें। हाँ, उस केस में कि एक अगर 50% रिक्वेस्ट एक जगह पे जा रही है, 50% रिक्वेस्ट दूसरी जगह पे, और एक डाउन हो गया, तो फिर दोनों रिक्वेस्ट दूसरे पे जाएंगी, तो फिर परफॉर्मेंस थोड़ी इफेक्ट होगी। लेकिन वो जो एक रिलायबिलिटी का जो एक इम्पैक्ट आ रहा है, कि अगर सिस्टम डाउन हो गया तो हमें ये सिस्टम वो है, रिलायबल नहीं है, तो ये तो हो सकता है। लेकिन इस रिलायबिलिटी को अचीव करने से आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो मेंटेनेबिलिटी पर। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी से में प्रॉब्लम किस तरह आती है। ठीक है, अब आप दो सर्वर को मेंटेन कर रहे हैं, ये तो जनरल सी बात होगी ना। दूसरी बात ये देखिए, जब आपके पास दो सर्वर्स पर लेट से डेटा है, तो आपने लेट से डेटाबेस में पढ़ा है कि जब भी रिडंडेंसी आएगी, तब हमें एक और प्रॉब्लम आएगी, वो आ सकती है कि इसकी इनकंसिस्टेंसी की। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी अब क्या चीज है, अब अगर इनकंसिस्टेंसी को भी आपने मैनेज नहीं किया ना, तो अगेन आपका सिस्टम जो है उसकी रिलायबिलिटी फिर अफेक्ट होगी। कैसे? वो अफेक्ट ऐसे होगी कि अभी हमने एग्जांपल ये देखी कि दो मशीन्स हैं, ठीक है, और जो आपका डेटा जब आता है तो वो मशीन 1 पर भी स्टोर होता है और मशीन 2 पर भी। ठीक है, क्योंकि हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ना। रेप्लिकेशन मींस कि जो मशीन 1 पर है एग्जैक्टली उसी की सेम कॉपी, जिसमें 0.1 का परसेंट का भी फर्क नहीं है, वो इस मशीन 2 पर भी है। ठीक है, तो अब जब भी कोई नया डेटा आता है उसको अपडेट करना हमें जब पड़ेगा, तो आपको मशीन 1 पे भी अपडेट करना है, मशीन 2 पे भी। अब किसी भी वजह से वो डेटा आपका लेट से मशीन 1 पर तो अपडेट हुआ, लेकिन मशीन 2 पर अपडेट नहीं हुआ, फिर क्या होगा, फिर आपका डेटा जो है या जो आपका सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। तो अब इस इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाने से फिर रिलायबिलिटी इफेक्ट होगी। रिलायबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी, कि लेट्स से वो रिक्वेस्ट जो हम भेज रहे हैं, ठीक है, कुछ सर्वर 1 पे, कुछ सर्वर 2 पे, या सर्वर 1 डाउन हो गया तो सर्वर 2 पे हम चले गए, तो सर्वर 2 पे और सर्वर 1 के दरमियान वो जो एक लिंक था वो है ही नहीं। मीन्स उधर डेटा कुछ और पड़ा है, इधर डेटा कुछ और पड़ा है। इट्स मीन के हम जो उनको रिस्पांस देंगे वो सही रिस्पांस नहीं होगा। यूजर ने ए मांगा, ठीक है, लेट्स से, और हम उसको बी दे रहे हैं। बी देने की वजह से इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे अपडेट नहीं था। ये तो मैं चैलेंज कह रहा हूँ ना, कि ये सिंक्रोनाइजेशन अब हमारे चैलेंज होगा कि ये सिंक्रोनाइजेशन हमने मेंटेन रखनी है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट है मेंटेनेबिलिटी की तरफ।
उसी पे हम बात करेंगे। जब 2-3 सर्वर्स हम करते हैं, रिलायबिलिटी तो अच्छी होगी, इंप्रूव होगी, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन उससे हमें एक और चैलेंज आता है कोड के, अब आपको उसको उसकी सिंक्रोनाइजेशन, उसकी मेंटेनेबिलिटी का ख्याल रखना है, क्योंकि दो सिस्टम पे जाने से रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी, लेकिन अगर मेंटेनेबिलिटी को ना देखा तो फिर प्रॉब्लम। उसी तरह है कि लास्ट क्लास में जब हमने एमडेस लॉ पढ़ा था, ओरिजिनल स्केलेबिलिटी लॉ, हमने कहा कि 2-3-4 प्रोसेसर्स, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, नंबर ऑफ थ्रेड ज्यादा कर दो तो हम कहते हैं परफॉर्मेंस तो नहीं। उसमें भी केस था कि अगर ये नंबर ऑफ थ्रेड्स प्रोसेसर्स ज्यादा कर किया तो उसमें भी आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। अगर वो ख्याल ना रखा तो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स ज्यादा करने से भी आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम जैसे वहां पर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ा रहे थे परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन एक केस ऐसा था जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस कम हो रही थी। इसी तरह यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू अचीव रिलायबिलिटी, लेकिन उसमें भी एक केस ऐसा है कि अगर सही तरीके से मेंटेन ना हो तो रिलायबिलिटी क्या होगी, अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये तो था उस पे। अच्छा ये इसको वो करते हैं, डेटा सेंटर रिडेंडेंसी का मतलब क्या है? देखिए आपके जितने बड़े सिस्टम्स हैं ना, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, इन सब के अपने क्या है, डेटा सेंटर्स हैं। और वो एक डेटा सेंटर नहीं है किसी का, ठीक है, उनके मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं। लेट्स से डेटा सेंटर नंबर 1 है, वो एक रीजन को देख रहा है, लेट्स से यूएसए वगैरह के जो नियर बाय कंट्रीज है। डेटा सेंटर नंबर 2 है, ये आपके पास एशिया वगैरह में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, लेट्स से इसको देख रहा है। इसी तरह डेटा सेंटर नंबर 3, तो देखो डेटा सेंटर की भी क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है, उसकी भी डुप्लीकेशन होती है कि अगर कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आ गया तो ये एक डेटा सेंटर सारा चला गया तो दूसरे से उसको रिकवर कर लेंगे। अच्छा अब आते हैं जरा हम, बस आखिरी पॉइंट है, बस खत्म करते हैं। किसके थ्रू? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आप क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसी चीज से रिलायबिलिटी आपको आती है ना। हम एज्यूम करें कि अगर ये डेटा सेंटर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो डेटा दूसरे सेंटर पे तो होगा ना, ठीक है, वहां से हम उसको कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। और रिलायबिलिटी की और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपका कुछ चीजों पे कंट्रोल नहीं है, आप आपका आपके सिस्टम पे कंट्रोल नहीं है कब इसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो लेट्स से हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे, दूसरी अल्टरनेटिव होनी चाहिए ना, ठीक है, बैकअप तो होना चाहिए ना। तो ये सेम इसी तरह है। अच्छा हम बेसिकली मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, बस लास्ट पॉइंट है, इसको कवर करते हैं फिर खत्म करते हैं, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट में। हम आप अपने सिस्टम के अंदर लेट्स से इसी तरह जो भी आपको डायग्राम दिखाई, लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आपको पता कैसे चलेगा कि रिलायबिलिटी अफेक्ट हुई है या सिस्टम डाउन है, एक पता कैसे चलेगा? क्या चीज? नहीं तो आप तो यूजर नहीं हो, आप तो यूज नहीं करें, क्या यूजर आपको कहेगा कि हाँ भाई, यूजर आपको ईमेल करेगा कि सिस्टम डाउन है? एक किसी ने कहा लॉग फाइल, एक बंदे ने कहा, मतियूर रहमान ने कहा कि लॉग फाइल, ठीक है, लॉग फाइल में क्या होगा, जरा थोड़ा मजीद कुछ बता सकते हैं मती? हाँ ठीक है, एक तो लेट्स से लॉग फाइल को मेंटेन करना, उससे देख लिया किस वक्त पे क्या एरर आया, क्यों आया, चलो एक चीज तो ये हो गई। अच्छा दूसरा काम ये होता है कि हम हमारे सिस्टम की कंटिन्यूसली हेल्थ चेक कर रहे होते हैं। हेल्थ ऐसे चेक करते हैं, एक आपके पास है पिंग बेस्ड, पिंग तो सबको पता है ना नेटवर्क पे क्या होता है पिंग। लेट्स से एक आपने लेट्स से पिंग किया, ठीक है, और वहां से आपको अगर दूसरा सर्वर एक्टिव है तो आपको वो आता है। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स से हमारे पास जितनी भी मशीन्स है ना, हम एक खास टाइम के बाद लेट्स से 1 सेकेंड 2 सेकेंड बाद एक पिंग करते हैं, पिंग जनरेट करते हैं, और उस पिंग का रिस्पांस आ रहा है हमारे पास, तो उस पिंग का रिस्पांस आना इज एन इंडिकेशन कि भाई हमारा सिस्टम क्या है, एक्टिव है। जिस सिस्टम का रिस्पांस नहीं आ रहा और कंटिन्यूसली नहीं आ रहा तो दैट इज एन इंडिकेशन कि भाई इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। इस चीज से आपको पता चलता है, तो आप फिर क्या करोगे, लेट्स से ये सर्वर नंबर 3 है और इससे रिस्पांस नहीं आ रहा, तो हमें फौरन पता चलेगा। इसके लिए भी हमने कोड लिखा होगा कि अगर सर्वर 3 रिस्पांस नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप क्या करो, जो सर्वर 3 की जो डेटा ट्रैफिक है उसको 2 पे क्या करो, ट्रांसफर करो। एक एक तरीका तो ये है पिंग बेस का। दूसरा मेथड जो है वो इस तरह से है, उसे इंटरनल क्लस्टर मॉनिटरिंग भी कहते हैं। लेट्स से आपके पास ये एक
क्लस्टर है जिसमें आपके पास ये 3 मशीन्स हैं। अब ये 3 मशीन्स क्या कर रही हैं? ये 3 मशीन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और ये एक दूसरे को क्या कर रही है? वही पिंग वाला काम कर रही है। उसको हार्ट बीट का यहाँ नाम दिया गया है। लेट से ये मशीन इसको एक मैसेज कर रही है, ये मशीन इसको लेट से मैसेज कर रही है, ये मशीन अपने नेबरहुड्स को मैसेज कर रही है। अब इसमें होता क्या है कि जब एक सर्वर आपके पास डाउन होगा तो वो सर्वर, अगर हम पिंग नहीं यूज करें तो वो सर्वर खुद तो नहीं बताएगा कि भाई मैं डाउन हूं, लेकिन ये जो दूसरा सर्वर जो एक्टिव है ये क्या है, ये तो बताएगा ना कि दूसरा सर्वर एक्टिव है, क्योंकि जब इसने इसको मैसेज किया, एक पिंग कह लो, उसका रिस्पांस नहीं आया तो इट्स मीन ये सर्वर जो है आपके पास ये डाउन है। लेकिन इसको रिस्पांस नहीं आया, ये अब फिर बताएगा कि सर्वर 1 है जो है ये आपके पास डाउन है। ठीक है, तो ये जब भी आपके पास मशीन्स के क्लस्टर्स जहाँ पे आपको बनते हुए नजर आए, लेट्स से क्लस्टर 1 में ये 3 मशीन्स, क्लस्टर 2 में ये 3 मशीन्स, तो वहाँ पे रिलायबिलिटी को मेजर करने का, रिलायबिलिटी को चेक करने का ये तरीका है। इसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो था ये लेक्चर आपका, और नेक्स्ट उसमें फिर हम डिटेल से एक फ्लो के साथ एक पाइपलाइन को फॉलो करेंगे कि भाई पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, और आपको थोड़ा आर्किटेक्चर का हो जाएगा। उसके बाद हम जाके इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को समझेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एक टूल पे, फिर उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, वर्जन कंट्रोलिंग, गिट हब की तरफ जाएंगे, और आखिर में फिर हम थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट पे बात करेंगे। तो सारे फेजेस जो इस कोर्सेज में हम उसको कवर कर दिया। ठीक है, अच्छा।